फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं कमलेश्वर की कहानी सुबह का सपना। बात असल में यूं हुई, उन दिनों शहर में प्रदर्शनी चल रही थी। जाने की कभी तबीयत ना हुई। आखिर एक दिन मेरे मित्र मुझे घर से पकड़ ले गए। शायद आखिरी दिन था उसका। चला गया, पर ऐसे जमघटों में अब मन नहीं जमता। वही चिर पहचाने चेहरे, वही मस्ती और दिखावटी लापरवाही जो नुमाइश में घूमते वक्त लोगों पर आ जाती है। उसे खूब देख चुका हूँ, देखते देखते अभ्यस्त हो गया हूँ। सब कुछ साधारण हो गया है। इस नुमाइशी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखता। सो जाकर सीधा एक पुस्तक भंडार पर खड़ा हो गया। मित्र कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें उलटने पलटने लगे। मैंने सामने रखी एक पत्रिका उठा ली। उसे खोलने ही जा रहा था कि मित्र ने फुसफुसा कर कहा, वाह वाह, क्या चीज़ है। मैंने उनकी पसंद भरी आंखों की ओर देखा तो जैसे पानी को दिशा मिल जाती है, वैसे ही मेरी दृष्टि अनायास उधर घूम गई जिधर वो देख रहा था। यह एक कैलेंडर था जिसमें दो स्वस्थ बच्चे रुई सा सफ़ेद कबूतर पकड़े थे। मन आप से आप खिल उठा। उन बच्चों की सारी मासूमियत और कोमलता जैसे हृदय में उतर गई। लगता था अभी यह लड़का अपने दोनों हाथों को झटका देकर कबूतर को आकाश की ओर छोड़ देगा। फिर दोनों लड़का और लड़की खिलखिलाकर हंस उठेंगे और तब इनकी आंखें और भी छोटी हो जाएंगी, गालों पर लाली दौड़ जाएगी। वी लव पीस, मित्र बड़बड़ाया। ध्यान भंग हो गया। तस्वीर के नीचे दृष्टि रुकी। उन अक्षरों पर पड़ी जो मित्र ने पढ़े थे, हमें शांति प्यारी है। मेरा मन फिर भटक गया। शांति की बातें भी बहुत नई नहीं रह गई थीं। तस्वीर में एक अजीब सी ताजगी जरूर थी। मैंने जो पत्रिका उठाई थी उसे देखने लगा। ऊपर किसी वनखंड का सुरम्य दृश्य छपा था। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और पलटा गदराई फसलों की झूमती हुई बालियों की तस्वीरें थीं। फिर कुछ सुख विलास की वस्तुओं के चित्र और उनके विज्ञापन। आगे कुछ आलीशान इमारतों के फोटो और उसके बाद युद्ध स्थल की भयंकर तस्वीरें। बारूद के उड़ते हुए गुबार, चील की तरह उड़ते हुए हवाई जहाज, धराशायी इमारतें, उजड़े हुए खेत जिसमें सैनिक संगीन आगे के फसल रौंदते बढ़े जा रहे थे। वे भी अच्छे नहीं लगे। पत्रिका बंद कर दी। अंतिम कवर का दृश्य फिर सामने था। युद्ध का महाभयंकर दृश्य। तबीयत अकुला उठी। सैनिकों की लाशों के ढेर, कटे हुए हाथ और टांगे, धरती की सतह से पृष्ठभूमि में उठता हुआ धुएं का समुद्र, जैसे धरती के नीचे दबे किसी सुप्त ज्वालामुखी ने मुंह खोल दिया हो। अभी धुआं है, फिर लावा बह निकलेगा और इस बची हुई कुचली त्रस्त घास और कटे पंगु शरीर को भी ढक लेगा। मित्र ने कहा, चलो। मैं चल दिया। नुमाइश से कुछ तो खरीदना चाहिए, इसलिए उसने औरों की देखा देखी एक बहुत बड़ा गुब्बारा खरीद कर मेरे हाथ में थमा दिया था। मुझे हंसी आ गई कि क्या खरीदारी का दिखावा जरूरी था। वो अपनी साइकिल पर चढ़कर चला गया। गुब्बारा मेरे पास ही रह गया। टहलता हुआ घर पहुंचा तो रात काफ़ी जा चुकी थी। विचारों का कोई मजबूत सिलसिला नहीं था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उस गुब्बारे को ही सीने पर रख कर उंगलियों से धीरे धीरे बजाकर तुक तुक की आवाज़ पैदा करता रहा। गुब्बारे से कुछ हल्की बदबू आ रही थी, जैसे कोई विषैली गैस। धीरे धीरे मैं उस तुक तुक की आवाज़ में डूबता गया। एक अजीब मधुर संगीत था उसमें। बस केवल संगीत रह गया और मैंने देखा एक टीन के खाली डिब्बे पर दो नन्हे नन्हे हाथ थापे दे रहे थे। वो मेरे पड़ोस की बेबी थी। अपनी गुदारी हथेलियों से उस डिब्बे को बजा रही थी। अनोखा समा बांध रखा था उसने। बड़ी मौज में बजाए जा रही थी। तभी रानी आकर उससे बोली, बुलौआ तो दे आई। अपना ढोलक बजाना छोड़, बेबी बोली। तब तो मेहमान आते होंगे। मेरी गुड़िया नहाई भी नहीं। रानी बोली, नहीं, पहले घर की सफाई कर लो। बेबी ने परेशानी दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या, तुम लड़के वाली बनकर बैठ गई। हमें 1000 काम है। लड़की का ब्याह है, घर की सफाई, दावत, सभी तो अकेले करना है। और इतना कहकर चप्पल वाले दफ्ती के डिब्बे से गुड़िया की साड़ी निकालने लगी। एक रेशमी कतरन दिखाते हुए बोली, ये गुड़िया की बनारसी साड़ी है, सितारेदार। मैंने तो गुड्डे के कपड़े दिल्ली से मंगवाए हैं। रानी ने शान दिखाते हुए कहा, बहुत कुछ।
बेबी डींग सुनकर बड़बड़ाई, राधा अम्मा की गटरी में से चुराए हैं, हमने देखा था। और बेबी ने रानी की तरफ मुंह बिचका दिया। हमने तो मांगे थे, तू चोटिन है, तूने राधा की पेंसिल चुराई थी, चोटिन चोटिन। रानी ने बेबी की पोल खोलते हुए ताली बजा कर कहा। बेबी ने तैश में आकर रानी के कपड़ों का डिब्बा फेंक दिया। झल्ला कर बोली, हम नहीं खेलते, तू चोर, गुड्डा चोर, गुड्डे के घर वाले चोर। रानी ने कपड़े बटोरते हुए समझदारी से कहा, ऐसे हम नहीं खेलते। फिर न जाने क्या, जैसे जल में पड़ती परछाइयां हिलकर मिट गई हों। कुछ हलचल, अजीब सा शोर जिसमें वे सुर डूब गए थे। दृश्य धुंधले पड़ने लगे, कोहरा सा छाने लगा। उस कोहरे के बीच से सिर्फ रानी का मुख दिखाई दिया। वो कह रही थी, बेबी खेलो ना, सच्ची सच्ची बोलो तो खेलूंगी हूँ। बेबी ने उठाया वह सामान जमीन पर रखते हुए कहा, अच्छा भाई, सच्चे सच्चे गुड्डे के कपड़े दिल्ली से नहीं, यहीं से खरीदे थे बस। रानी ने समझौता कर लिया। दोनों दफ्ती के बनाए घरों के पास बैठ गईं। एक दूसरे के सहारे खड़े थे दोनों के घर, बस दोनों की सीमाएं नीम की सीकें रख कर अलग कर ली गई थी। रानी के घर की चौखट से लगा गुड्डा खड़ा था, पर बेबी की गुड़िया शर्म के मारे घर के भीतर बैठी थी। दियलियों का बना तराजू एक ओर रखा था और पालकी मकान के पीछे पड़ी थी। रानी के घर के सामने टीन की मोटर बारात के लिए तैयार थी। बहू, जरा खाना देख लेती, बेबी खुद बोली और स्वयं ही जवाब भी दे दिया। अच्छा भाई, आई फुर्सत मिले तब तो एक काम हो। फिर रानी के घर सब तैयारी देखकर बोली, रानी धीरे धीरे करो भाई, तुम तो जल्दी मचाए हो। अरे भी बारात चल थोड़ी रही है, रानी ने कहा। हमने नहाया तक नहीं, चलो नहा ले, बेबी ने कहा और थोड़ा खिसक कर बैठ गई। दोनों नहाने लगीं। सिर पर हाथ ले जाकर गुदगुदी सी पाँव मुड़ी और कलाई मुड़ते ही मुट्ठी से पानी गिर गया। शू शू की आवाज़ और दोनों हाथ पैर रगड़ने लगी। नहाना खत्म हुआ तो कपड़े बदले, पैर तक दोनों हाथ गए। फिर कमर पर आकर हवा में गांठ लगाई, कंधे पर इधर उधर हाथ चलाकर दुपट्टा डाला और दोनों तैयार हो गई। अब रानी का गुड्डा तैयार था, बेबी की गुड़िया भी तैयार थी, पर बेबी खाना बनाने में लगी थी। मिट्टी की पूरी, कचौरी, लड्डू और बर्फी। रानी के घर बैंड बज उठा। रानी मुंह में कागज़ की तुरही लगाए आवाज़ करती जा रही थी, बीच में झूमती भी बोलती, कुड़ुम कुड़ुम की झय्यम झय्यम। और बेबी भी अपने घर बैठी मुस्कुरा मुस्कुरा कर दूल्हे के घर के बाजों की आवाज़ पर मटकती जा रही थी। पर बाजों की आवाज़ एकदम तेज हो गई, गड़गड़ाहट में बदल गई, घोर गर्जन, विषैली सी महक उड़ने लगी और धुएं के गहरे बादल चारों तरफ उभरने लगे। हवाई जहाज़ों की गन्नाहट और भगदड़ का मिला जुला शोर, दूर खड़ी फसलों को रौंद कर बढ़ते हुए खूंखार सिपाहियों के दस्ते, वर्दीधारी, मारी बूट और बंदूकों में लगी संगीनें। क्षण भर में ही वे सारे सिपाही अपनी लाल लाल आंखें चमकाते, नथुने फड़काते एकाकार हो गए। वो सिर्फ एक सैनिक था, दैत्य की तरह, जमीन पर टैंकों की तरह बड़े बड़े पैर गड़ाए आसमान तक की ऊंचाई में खड़ा था। उसकी आंखों में ज्वालामुखी थे, नथुनों से विषैले धुएं के गुब्बार निकाल रहे थे। फिर वो चला और आगे बढ़ते बढ़ते उसका आकार छोटा होता गया। वो सादा सा आदमी रह गया। अरे, यह तो जैकब साहब का लड़का था। वो कमर पर हाथ रखे बहुत तेज नजरों से इधर उधर पेड़ की शाखाओं को देख रहा था। जिधर किसी पक्षी के उड़ने की सरसराहट सुनाई पड़ती, उधर उसकी नज़र घूम जाती। इस पेड़ से उस पेड़, जैसे कोई पक्षी खो गया हो। आखिर उसकी दृष्टि कोठी के रोशनदान और कार्निस के मेड़ के बीच बैठे एक जंगली कबूतर पर पड़ी। बहुत तेज नज़रों से उसने उसे देखा। रानी और बेबी भी सक पकाई सी उसे देख रही थी। उसने अपनी चौड़ी पेटी को थोड़ा कमर पर कसा और कोठी के भीतर चला गया। रानी ने एक संदेह भरी दृष्टि बेबी की ओर डाली। बेबी ने जैसे सब कुछ समझते हर चुपचाप खामोश नजरों से उत्तर दे दिया। दोनों की दृष्टि कार्निस के मेड़ और रोशनदान बीच बैठे उस जंगली कबूतर पर टिक गई, जो बैठा सुस्ता रहा था। सिलेटी सा नरम पंखदार पक्षी, रेशम से पंख, सेमल की रुई से नरम और चिकने। बेबी और रानी असमंजस भरी दृष्टि से ताकती रहीं। वो कबूतर आंखें बंद कर लेता तो ज्वार के दाने की तरह सफेदी चमक उठती। दोनों ने उधर ताका जिधर कोठी में वो आदमी घुस गया था। वहाँ कोई नहीं था।
उन्होंने फिर अपना खेल शुरू कर दिया। रानी ने टीन की कार में बुड्ढे को बैठाया। घुर्र घुर्र की आवाज़ के बाद कार चल पड़ी। बेबी और रानी दोनों मुंह से कागज़ की फुकनियाँ बजा रही थी। इधर उधर घुमाकर कार गुड़िया के दरवाजे पर खड़ी कर दी गई। रौनक छा गई, फूल बरसाए गए, बाजे बजे। आखिर निशा को कार से उतारकर लड़की के दरवाजे पर बिछी दिया सलाई की खाट पर बैठा दिया गया। क्षण भर में भांवरें पड़ी, ढोलक बजी। रानी ने जल्दी मचाई, बोली, भाई जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। बेबी बनारसी साड़ी तह कर रही थी। पालकी बाहर आ गई। रानी ने उस पर रेशमी ओढ़नी डाल दी। काफ़ी फुर्ती से तैयारी हो रही थी। दूल्हा बाहर दिया सलाई के पलंग पर दीवार से टेक लगाए खड़ा था। तभी उधर बूटों की आवाज़ हुई। आहट सुनकर रानी सतर्क हो गई। उन्होंने कबूतर की तरफ देखा। रानी बोली, ढेला मार दो। हाँ हाँ मार दो जल्दी से, बेबी ने खड़े होते हुए फुर्ती से कहा, बहुत जल्दी जल्दी। और रानी ने अपनी बाँह पीछे करके एक ढेला कबूतर की तरफ फेंका। जैकब साहब का लड़का निशाना लगा रहा था। वो कंकड़ रोशनदान की लकड़ी पर भट से लगा। कबूतर ने गर्दन घुमाई और हल्की सरसराहट के साथ उड़ चला। रानी और बेबी कूदती हुई तालियां बजा बजा कर शोर मचा रही थी। कितना अच्छा हुआ, हो। उनकी तालियों में अजीब सा संगीत था। उनके थिरकते पैरों में अनोखी लय थी। इधर जैकब साहब का लड़का आग्नेय नेत्रों से इनको ताक रहा था। गुस्से से उसकी आंखों में आग सी दहक उठी, नथुने फूल उठे। उसने जलती आंखों से दोनों को देखा। वे हंस रही थी, शोर मचा रही थी, तालियां पीटे जा रही थीं। खामोश करने के लिए उसने अपनी राइफल से उधर ऊपर की ओर हवाई फायर कर दिया। रानी और बेबी सहमी दोनों ने एक दूसरे की बाहें भींच ली तो जैसे साहस आ गया, अपार साहस। धड़ाके की गूंज हुई और सब कुछ बदल गया। जैकब का लड़का खो गया था। एक क्षण को वही राक्षसी रूप उभरा। धुएं के बादल उमड़े और सब शांत हो गया। चारों ओर से हंसी की हल्की खिलखिलाहट की आवाज़ आ रही थी। मेरी सांस की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई थी। नाक में विषैली गैस की महक भर रही थी। क्षण भर बाद ही चौंक कर मेरी आंखें खुल गईं। देखा, वो बड़ा सा गुब्बारा फूट गया था। उसकी खाल मेरे पंजे में थी और उसमें से बदबू आ रही थी। मुस्कुरा कर रह गया। सुबह काफ़ी निखर आई थी। हाइड्रोजन बम पर प्रतिबंध की मांग। आज की ताज़ा खबर। चीखता हुआ अखबार वाला नीचे सड़क से गुजर रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।